गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का 7 लेसन देख रहे थे, जिसका हम रिवीजन चालू किए हैं कि जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि क्या होता है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है। तो जैव विविधता का पहला उपयोग किया था वाल्टर जी रोजेन ने। अब जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता यानी कि किसी भी वायु में मिलने वाले जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता, यानी उनमें जो प्रजातियां पाई जाती है उसमें क्या क्या विविधता होती है, उन विविधताओं को हम कहते हैं जैव विविधता। ये आनुवांशिक भी हो सकती हैं। आनुवांशिक का मतलब कि आनुवांशिक जैव विविधता यानी कि एक ही प्रजाति में पाई जाने वाले उनमें जीन संबंधी यानी उनके जो जेनेटिक्स हैं उनमें जो विविधता पाई जाएगी उसे हम कहेंगे आनुवांशिक जैव विविधता। तो इस तरह से भारत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि कुछ देखने में काफ़ी छोटे होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कह सकते हैं, जीवाणु हो गए, हाँ, माइक्रोबैक्टीरिया हो गए, और कुछ तो इतने लंबे होते हैं जैसे कि कुछ चीड़ के वृक्ष जो कि हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट होते हैं जैसे कि मच्छर, उनका जो जीवन काल होता है काफ़ी छोटा होता है। कुछ रंगहीन होते हैं, कुछ काफ़ी रंगीन होते हैं, यानी इनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विविधता पाई जाती है। तो हम इसमें यही देखेंगे इस लेसन में कि किस तरह से जीवों में विविधता होती है। अब हम इतने सारे जीव जंतु हैं, लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को हम एक एक करके अगर अध्ययन करना चाहे तो हम उनके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसे आसान बनाने के लिए, उनके अध्ययन को उन्हें समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए, आसान बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी विविधता की, यानी कि इन पे क्या किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया। इन्हें अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग जातियों में क्या किया गया, बांटा गया। तो इस वर्गीकरण का कुछ पहले आधार रखा गया कि इस आधार पे इनका वर्गीकरण करना है। प्राचीन समय से ही जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया जा रहा था। तो प्राचीन समय में अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को उनके आवास के आधार पे कि वो कहाँ रहते हैं, उनका आवास जो है उसके आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया, जैसे कि जल, भूमि, वायु, इस तरह से क्या होते हैं, विभिन्न जंतु अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो इनमें समानता ये थी, इनके वर्गीकरण की समानता ये थी कि उनका आवास, यानी जल में रहने वाले कौन से जीव होते हैं उनको अलग रखा गया, भूमि पर रहने वाले कौन से जीव हैं उन्हें अलग रखा गया। लेकिन इस पे भी, जैसे कि अगर हम जल की बात करें तो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें से कुछ जीव काफ़ी छोटे होते हैं, हाँ, और कुछ क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गई, वेल हो गया, शार्क हो गया। तो इनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, असमानता पाई जाती है, लेकिन इनमें समानता ये है कि ये सभी जल में पाए जाते हैं। इनका आवास समान था, लेकिन इनमें इनका जो शारीरिक संरचना थी, कोशिकीय संरचना थी, ये अलग थी। तो इसीलिए इनका अध्ययन करना उतना आसान नहीं था। तो इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और आगे चल के इनको और ज़्यादा क्या किया गया, विभाजित किया गया। लेकिन उनसे भी पहले लीनियस ने क्या किया था, उसने अपनी बुक, यानी उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, सिस्टमा इन नेचर, जिसमें उसने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा। दो जगत यानी कि वनस्पति जगत और जंतु जगत। तो इस तरह से उसने दो जगत के बारे में बताया। अब लीनियस के वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी बताई हूँ और इस पे आधारित मैंने नोट्स भी आप लोग को दी हूँ, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया गया, लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। अब इसी प्रणाली को, यानी इसी वर्गीकरण की प्रणाली को आगे चलकर वीटेकर ने क्या किया, और डेवलप किया, उसे और विस्तार से बताया, जिसमें उसके द्वारा वर्गीकरण किया गया। तो उसने क्या किया, इस वर्गीकरण को 5 जगत में, उसने कितने जगत बताए, 5 जगत बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से उसने 5 जगत में क्या किया, सभी जीवों का वर्गीकरण किया वीटेकर ने। अब मोनेरा जो था पहला ग्रुप, उसमें सभी प्रोकैरियोटिक जो क्या होते हैं, जीव होते हैं, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित हैं, यानी ये सभी जीव क्या हुए, इसमें मोनेरा जगत में आए। और उसके बाद फिर प्रोटिस्टा जो था,
प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो भी क्या थे, जीव थे। इस जगत में विविध प्रकार के जीव, जैसे कि एक कोशिकीय, प्राय जलीय जीव या यूकैरियोटिक जीव जिसमें क्या हुए, सम्मिलित किए गए। तो प्रोटिस्टा जो था, इसमें गमन के लिए क्या पाया जाता था, सीलिया पाया जाता था। सीलिया यानी ये चलने के लिए इनमें क्या पाया जाता था, सीलिया पाया जाता। तो इस तरह से प्रोटिस्टा के बारे में बताया। फिर फंजाई, फंजाई यानी कि कवक, जिसमें कवक हो गई, शैवाल, इसमें एक और मैंने एग्जांपल बताई थी आप लोग को लाइकेन का, जिसमें क्या होते हैं, कवक और शैवाल, ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। उसके बाद प्लांटी, प्लांटी यानी कि जितने भी पादप हैं वो सभी इसके ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एनिमिलिया यानी कि सभी जंतु, इनको भी क्या किया गया, और भागों में बांटा गया। तो इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्गीकरण का आधार क्या था, वर्गीकरण किस आधार पे किया गया था। तो वर्गीकरण का जो आधार था मुख्य रूप से, उसे हम जो जीवों की क्या थी, शारीरिक संरचना थी। जीवों की शारीरिक संरचना यानी उनका जो शरीर था वो किस तरह से बना हुआ है, क्या वो विभेदित है या नहीं है, या फिर उनमें जो भी अंग हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद उनकी कोशिकीय संरचना, वो एक कोशिकीय हैं कि बहुकोशिकीय हैं, ये सब चीज़ें भी देखी गई। तो इस तरह से वर्गीकरण का आधार पड़ा, और वर्गीकरण के आधार पे सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया। कुछ यूकैरियोटिक होती हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक कुछ स्पष्ट रूप से नजर आता है, कुछ में नहीं नजर आता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को क्या किया गया है, वर्गीकरण के आधार के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे फिर कि वर्गीकरण और जैव विकास क्या है। तो वर्गीकरण और जैव विकास यानी आप लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में जो मानव था वो कैसे था, बंदर के नुमा नजर आता था, और उसे एक साइंटिफिक नेम दिया गया था, होमो सेपियन। जो मानव होता है, इसका जो क्या था, रहने का पहले जगह था, या किस तरह से रहता था, किस तरह से खाता था, ये सब चीज़ें क्या थी, प्राचीन समय में अलग थी। लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें विकास हुआ। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण के बाद कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें जो शुरू से प्राचीन समय से जैसे के वैसे ही रह गए, उनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें क्या हुआ है, विकास हुआ। तो जैव विकास का यही मतलब है कि उन जीवों में क्या हुआ, विकास हुआ है। तो जैसे कि उनकी सभी जीवधारियों की उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मैंने समय बताई, पहले आदि मानव जो थे वो जंगलों में रहा करते हैं, और इस समय अगर हम देखें तो क्या होते हैं, सभी जितने भी मानव हैं क्या अभी भी जंगल में रह रहे हैं, नहीं, उनमें क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। वो क्या काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी उनके अंदर विकास आ चुका है। अब कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पर्याप्त यानी उनमें काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। तो इस परिवर्तन के आधार में हम ये कह सकते हैं कि पहले प्रकार के जीवों को क्या किया गया, पहले जो थे प्राचीन समय में आदिम, उसे हम क्या कहेंगे, आदिम जीव कहेंगे। यानी पहले कैसे थे, अलग प्रकार से थे, उनमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जो अभी नए उनमें विकास आ चुके हैं, नए परिवर्तन आ चुके हैं, तो इसलिए हम इन जीवों को उन्नत जीव कहेंगे। तो इस तरह से जो जीव हैं ये हम दो तरह के होते हैं, एक तो आदिम जीव और दूसरे होते हैं उन्नत जीव। आदिम जीव का मतलब यानी ऐसे जीव जो पुराने हैं, जैसे के वैसे, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, प्राचीन समय से जैसे के वैसे, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ उनमें, और वो जैसे के वैसे आज तक हैं, उनमें कोई परिवर्तन हमें नजर नहीं आता। तो ऐसे जीवों को हम आदिम जीव कहेंगे। आदिम जीव, और साथ ही साथ उनका एक और नाम है निम्न जीव, यानी साधारण तरह से पाए जाने वाले जीव। और उन्नत जीव की परिभाषा यह है कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और तो जिसमें परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं ऐसे जीवों को हम उन्नत जीव यानी कि उच्च जीव कहते हैं। तो हमने देखा आज की क्लास में आदिम जीव और उन्नत जीव के बारे में, और वर्गीकरण और जैव विकास के बारे में, और वर्गीकरण का आधार क्या था, किस तरह से प्राचीन समय में वर्गीकरण हुआ और नया कैसे वर्गीकरण हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से फिर से अपनी किताब में पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। ओके।